थप्पड़ की गूंज पूरे लॉन में गूंज उठी थी और वो पर्दे में लिपटी कम उम्र मासूम लड़की फर्श पर गिरकर डर से कांपने लगी। कौन हो तुम लोग, मुझे छोड़ दो। उसके रोने की आवाज़ पर शहरयार हाशमी ने सिगरेट सुलगाई और एक गहरा कश लिया। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ जो किया, उसके बदले में तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। नकाब में छिपी उस लड़की को गुस्से से देखते हुए उसने नईम को इशारा किया। कुछ ही देर बाद निकाह पढ़ाने वाला मौलवी वहाँ मौजूद था। शहरयार हाशमी ने ज़बरदस्ती उससे निकाह किया और फिर उसे अपने मैंशन के स्टोर रूम में बंद करके अमेरिका चला गया। अगर वो एक बार उस लड़की को देख लेता तो शायद इतने जुल्म करने के बाद खुद को ही ख़त्म कर लेता, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। कमरे में जलते फानूस की रोशनी और सिगरेट के धुएं ने फिजा में एक अजीब सा बोझलपन फैला रखा था। कोने में शीशे की दीवार के सामने खड़ा शहरयार हाशमी खामोशी से धुएं को हवा में घुलते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, न गुस्सा, न दर्द, न किसी जज्बात का नामो निशान। सर, डिनर रेडी है। शहरयार अपनी सोचों में गुम था जब नईम की आवाज़ ने उसे हकीकत में वापस खींच लिया और उसने बस एक हल्की सी हुंकार दी थी। सर, अबरश बीबी भी इंतज़ार कर रही हैं। आ रहा हूँ। दो शब्दों का जवाब देकर नईम सिर झुकाकर चला गया था। शहरयार धीमे कदमों से सोफे की तरफ बढ़ा और बैठते ही आंखें बंद कर लीं। अतीत का एक पुराना जख्म फिर से रिसने लगा। शहरयार ने कसम खाई थी कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा। वो कभी मोहब्बत पर यकीन रखता था किसी ज़माने में, मगर अब वही शहरयार एक बेरहम बिजनेस टाइकून बन चुका था जिसके फैसले सिर्फ दिमाग से निकलते थे, दिल से नहीं। वो रिश्तों की ज़बान नहीं समझता था, सिर्फ वफा और बेवफाई का हिसाब रखता था। रात का वक्त था, पूरे घर में एक सुकून सा छाया हुआ था। डाइनिंग रूम की रोशनी में मेज पर खाना लगाया जा चुका था, लेकिन शहरयार अब तक नहीं आया था। अबरश सफ़ेद चादर ओढ़े मेज पर बैठी चुपचाप भाई का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, मगर उस इंतजार में एक अपनापन, एक मोहब्बत छिपी हुई थी। कुछ पल के बाद शहरयार हाशमी दरवाजे से दाखिल हुआ। उसकी नज़र जैसे ही अबरश पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम अभी तक मेरा इंतजार कर रही हो? अबरश ने मुस्कुराकर कहा। भाई के बिना खाने का मज़ा थोड़ी आता है। शहरयार ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। मेरा दिन हमेशा की तरह बोरिंग रहा। फिर नरमी से बोला, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा अबरश? यूनिवर्सिटी में सब ठीक तो था ना? अबरश ने सिर हिलाया। जी भाई, आज थोड़ा थका देने वाले दिन था। एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन थी, लेकिन सब अच्छा गया। शहरयार ने गर्व से कहा। अच्छी बात है, तुम हर दिन कुछ नया सीख रही हो और यही सबसे अहम है। अबरश ने प्लेट में सब्जी डालते हुए कहा। लेकिन आप कब आराम करेंगे भाई? आप सारा दिन ऑफिस में होते हैं, रात को भी फाइलें लेकर बैठ जाते हैं। शहरयार ने एक पलकों से देखा, फिर नरमी से कहा। जब तुम कामयाब हो जाओगी, मैं सुकून से हो सकूंगा। ये सुनते ही अबरश की आंखें नम हो गईं, मगर उसने मुस्कुराकर कहा। फिर आपको बहुत जल्दी ही सुकून मिलने वाला है भाई। दोनों बहन भाई हल्की सी मुस्कान के साथ खाने में बिजी हो गए। डाइनिंग रूम में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में एक अजीब सा सुकून, एक अपनापन, एक बेआवाज़ मोहब्बत गूंज रही थी। लेकिन बहन भाई का ये प्यार, ये चाहते, ये खुशियाँ कुछ ही दिन की थीं। एक तूफान आने वाला था जो दबे पांव उनकी ज़िंदगी में कदम रख चुका था और उनकी खुशियों को निगलने वाला था। एक आम सी गली, एक आम सा मोहल्ला और उसमें बना हुआ एक छोटा सा 2 मंजिला मकान, जो असद साहब की ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी है। उनका घर और उनके बच्चे। वो एक ईमानदार सरकारी मुलाजिम हैं। पिछले 25 साल से वो इस मामूली तनख्वाह पर इसी दफ्तर में काम करते आ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत सादा मगर गरिमापूर्ण रही है। उनकी बीबी आमना एक पूरी तरह घरेलू औरत हैं, जो न केवल घर की हर जिम्मेदारी निभाती हैं, बल्कि अपनी औलाद की तरबियत सलीका और मोहब्बत से संवारती आई हैं। असद और आमना के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा वासिफ, जो ग्रेजुएशन के बाद शहर से बाहर एक दूसरे शहर में हॉस्टल में रहकर मास्टर्स कर रहा है। वो गंभीर मिजाज, शांत स्वभाव और बहुत जिम्मेदार लड़का है। छोटा बेटा दानिश, जिसने हाल ही में पढ़ाई पूरी की है और अब एक अच्छी नौकरी की तलाश में है। वो खुश मिजाज और बेहद शौक शरारती है, मगर अंदर से संवेदनशील और बाप की तरह जिम्मेदार। और फिर है घर की सबसे लाडली 21 साल की आयशा, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, आंखों में सपने बसाए हुए, मगर एक समझदार लड़की। ये तीनों बहन भाई आम मगर सलीकेदार, कम बोलने वाले, मगर बेहद काबिल हैं।
उनके सपने बड़े हैं, मगर उन सपनों तक पहुंचने का सफ़र सीमित साधनों और माँ बाप की दुआओं के सहारे तय होना था। घड़ी ने रात के 8 बजाए। आमना बेगम ने चूल्हे से खुशबूदार सालन की देगची उतारी। छोटी सी लकड़ी की टेबल पर एक बाउल में सब्जी रखी, साथ में रोटियां, चावल और घर में बना हुआ अचार भी रखा। अम्मी, ये बताएं खाने में क्या है? आज की खुशबू तो वैसी है जैसे मोहल्ले में ईद हो गई हो। दानिश ने बात काटते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। बेटा, वही तुम्हारी पसंद का चिकन कोरमा और आलू की तरकारी है, आमना ने हंसते हुए कहा। सब लोग हंसने लगे। दस्तरखान पर जैसे ही सबने खाना शुरू किया, मामूली छोटी छोटी बातें शुरू हो गईं। पापा, बासिफ भाई को कॉल की थी आज? आयशा ने पूछा। हाँ, बात हुई थी, वो खैरियत से है। कल उसका एक इम्तिहान है, तुम दुआ करना। मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, अकेले दूसरे शहर में रहना आसान नहीं है। अम्मी, बासिफ भाई तो ऐसे हैं जैसे कोई मशीन हो, न शोर, न हंसी, न गुस्सा, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। असद साहब मुस्कुरा दिए। वही मशीन कल तुम सबका सहारा बनेगी, उसे दुआओं की ज़रूरत है, मजाक की नहीं। खाने के दौरान हल्की फुल्की बातें होती रहीं। खाने के बाद सबने मिलकर सामान समेटा। आमना बेगम बर्तन रसोई में ले गईं, दानिश पानी के गिलास रखने लगा और आयशा रुमाल से मेज साफ करने लगी। असद साहब सोफे पर बैठे अखबार उठाकर चश्मा लगाया और धीरे से बोले, यही होते हैं सुकून के लम्हे, जब घर में सब एक साथ हों। आमना जी ने दरवाजे से आवाज़ दी। सुकून सिर्फ तनख्वाह से नहीं आता, बल्कि रिश्तों की खुशबू से आता है। सब एक बार हंस पड़े और वो छोटा सा आंगन एक पूरी और प्यार भरी जिंदगी की कहानी में बदल गया, ये जाने बिना कि आने वाला समय उनके इस खुशहाल घराने को बिखेर कर रख देगा। वो अपनी हंसती मुस्कुराती बेटी को हमेशा के लिए खो देंगे। जिंदगी अपनी राह पर चल रही थी। हर दिन वही पुरानी सुबह होती। सूरज वैसे ही पूरब से निकलता और शहरयार हाशमी के घर की खिड़की पर पड़ती सूरज की पहली किरण अबरश के चेहरे को छूती तो वो नींद से जागती, हल्की सी अंगड़ाई, फिर मेज पर रखा अलार्म की लॉक बंद करते हुए एक नज़र दीवार पर लगे कैलेंडर पर डालती, जहाँ जिंदगी महीनों में बटी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अबरश शहरयार हाशमी की आंख का तारा थी, उसकी इकलौती और बेहद लाडली बहन, जिसके लिए वो इस दुनिया से लड़ने का हौसला रखता था। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीएससी के 4थे सेमेस्टर की छात्रा थी। हर रोज़ सुबह वो हल्के रंग के दुपट्टे में लिपटी, किताबों से भरा बैग कंधे पर डालकर यूनिवर्सिटी जाती। उसकी ज़िंदगी एकदम सादा थी। क्लासेज, असाइनमेंट्स, दोस्तियाँ और समय पर घर वापसी। अबरश ना तो बहुत ज़्यादा खुलकर हंसने वाली लड़की थी, ना ही बहुत ज़्यादा शांत। वो अपने दायरे में रहने वाली लड़की थी। जिन कुछ लड़कियों से उसकी दोस्ती थी, वही उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त थी सबा। अक्सर कहती, अबरश तुम इतनी गंभीर क्यों रहती हो, थोड़ा खुलकर जियो ना। मुझे घर से सिर्फ पढ़ाई की अनुमति है, मज़े की नहीं, और वैसे भी भाई का भरोसा मेरे लिए सबसे कीमती है। अबरश मुस्कुराकर जवाब देती। वो एक सादी और मासूम लड़की थी जिसकी ज़िंदगी उसके भाई के चारों ओर घूमती थी। यूनिवर्सिटी में कुछ प्रभावशाली छात्र भी थे, जिनमें फहद का नाम सबसे ऊपर था। एक राजनीतिक परिवार का बेटा जो अपनी दहशत और ताकत का खुला प्रदर्शन करता। अबरश हमेशा उससे बचकर चलती, कभी आंख नहीं मिलाती, कभी बेवजह की बातचीत में हिस्सा नहीं लेती। मगर शायद कुछ नज़रों को इनकार और बेपरवाही ही सबसे बड़ा चैलेंज लगती है। अबरश को कुछ दिनों से अजीब सा महसूस हो रहा था। फहद और उसके 2 दोस्त अक्सर रास्ते में खड़े हो जाते, कभी नज़रअंदाज करना पड़ता, कभी जल्दी से आगे निकल जाती। मगर उसने अपने भाई शहरयार से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि उसके भाई का गुस्सा तूफान से कम नहीं होगा। शहरयार इस समय अपने बिजनेस ट्रिप पर था। रोज रात अबरश उसे एक मैसेज भेजती, भाई मैं ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखें। और जवाब आता, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा ख्याल ही मेरा सुकून है। जिंदगी अपनी राह पर चल रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते यूनिवर्सिटी में अबरश के लिए माहौल और भी अधिक असुरक्षित होता जा रहा था। उसकी सहेली सबा ने उससे एक दिन कहा, अबरश मुझे डर लगता है उन तीनों लड़कों से, अगर कभी कोई बात हो तो मुझे तुरंत बता देना, वादा करो। अबरश ने हल्के से सिर हिला दिया। बस दुआ करो सबा, सब ठीक रहे। वो दिन भी बस आम सा ही दिन था। सुबह अबरश ने अपने भाई के साथ नाश्ता किया, यूनिवर्सिटी के लिए निकली और रोज़मर्रा की तरह क्लासेस लेने लगी। मगर दिल में एक अनजानी सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मगर किस्मत तो अपने फैसले चुपचाप सुनाती है, और जब तूफान आता है तो कोई चीज़ पहले जैसी नहीं रहती। उस दिन मौसम बड़ा अजीब सा था, हल्की बारिश, धुंधली हवा, सबको जल्दी निकलना था और अबरश को एक आखिरी असाइनमेंट जमा कराना था।
जब सब लोग जा चुके, अब्रश ने लाइब्रेरी से असाइनमेंट जमा करा के लाइब्रेरी के बाहर खड़ी अपने नोट्स समेट रही थी। तभी एक जाना पहचाना सा चेहरा पास आया। काली शर्ट में सजा हुआ अजीब सी मुस्कान के साथ वो लड़का रुक गया और हल्के लहजे में कहा, अब्रश, मैम फरीहा ने अभी अभी मुझे कहा है कि तुम्हें नीचे ई ब्लॉक की खाली क्लास में तुरंत आना है। वो कुछ डिस्कस करना चाहती हैं, शायद तुम्हारी प्रेजेंटेशन के बारे में। अब्रश एकदम से चौंकी। मैम ने मुझे तो कुछ नहीं कहा। वो अभी अभी कैंटीन के रास्ते से नीचे जा रही थी। उन्होंने जल्दी में कहा है कि तुम्हें तुरंत भेज दूं। शायद उनके पास समय कम है। अब्रश ने इस लड़के को पहचानने की कोशिश की। हाँ, ये तो वही लड़का था जो अक्सर फहद के साथ नजर आता था। नाम शायद अली था। वो फहद का करीबी क्लास फेलो था और अपने बेबाक अंदाज, शरारत और हद से बड़ी बेपरवाही के लिए मशहूर था। अब्रश के दिल में एक पल के लिए हल्की सी हिचकिचाहट उभरी, मगर मैम फरीहा का नाम सुनकर वो थोड़ा शांत हुई। आखिर वो उनकी सब्जेक्ट टीचर थी और अब्रश हमेशा उनके सामने एक अच्छी छात्रा बनकर रही थी। ठीक है, उसने धीरे से कहा और अपने नोट्स बैग में रखकर नीचे ई ब्लॉक की ओर चल पड़ी। ई ब्लॉक यूनिवर्सिटी का शांत और कम आबाद वाला हिस्सा था। ज़्यादातर क्लासरूम बंद रहते थे और वहाँ अक्सर सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट या फिर प्रोजेक्ट्स की तैयारी के लिए ही आना जाना होता था। वो दाएं बाएं देखती, खामोशी से राहदारी से गुजरती, आखिरकार उस क्लास के दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैम, उसने धीरे से आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं मिला। एक पल के लिए रुकी, फिर वो अंदर चली गई। क्लास एकदम खाली थी। कुछ कुर्सियों पर धूल जमी हुई थी। रोशनी एकदम कम थी, जैसे यूट्यूब लाइट झपक रही हो। अचानक पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। अब्रश ने चौंक कर पलट कर देखा। वही लड़का अली दरवाजे पर खड़ा हुआ था। अब उसके चेहरे की मुस्कान में हल्की सी शैतानियत झलक रही थी। मैम फरीहा, अब्रश ने एकदम सवालिया अंदाज में अली से कहा। आवाज़ में बेचैनी साफ थी। अली ने दरवाजे पर ठक ठक किया और धीरे धीरे उसके पास आने लगा। मैम फरीहा तो बस एक बहाना था। असल में हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। वो शब्द खींचते हुए बदतमीज अंदाज में बोला। अब्रश का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या बदतमीजी है? मुझे बाहर जाने दो। चलो ना, आराम से बात करते हैं। तुम इतनी खास हो। फहद ने भी तुम्हारी बड़ी तारीफ की है। तुम जैसे घमंडी चेहरों को थोड़ा नीचा दिखाना जरूरी होता है। अली बोलते हुए उसके सामने आ गया था। अब्रश पीछे हटती जा रही थी, आंखों में डर, आवाज़ कांपती हुई। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी। शिकायत करोगी? किससे? यहाँ तो कोई है ही नहीं। अली ने तंज भरी हंसी हंसी। अब्रश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कुर्सी उठाकर अपनी सुरक्षा की कोशिश की। अली उसकी तरफ बढ़ रहा था और पल पल वो कमरा घुटन भरा और क्रूर बनता जा रहा था। और तभी 3 साए उसका रास्ता रोक चुके थे। वो फहद और उसके बाकी 2 दोस्त थे। अब्रश की रूह तक कांप गई। ये क्या बदतमीजी है? दरवाज़ा खोलो, उसने चिल्लाते हुए कहा, मगर आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। फहद आगे बढ़ा। बहुत चालाक बनती हो ना? आज तुम्हें बताएंगे कि तुम कितनी काबिल हो। अब्रश ने भागने की कोशिश की, चिल्लाने की भी कोशिश की, मगर सब बेकार। कमरा बंद था और 3 दरिंदे आज़ाद। अत्याचार का वो पल शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और धीरे धीरे सब कुछ चलता चला गया। कुछ ही देर बाद उसे अर्ध बेहोशी की हालत में क्लासरूम के कोने में छोड़ दिया गया। फहद जाते हुए बोला था, अब शोर मचाना, पर इल्ज़ाम हम पर लगाया तो बहुत पछताओगी। सबा, जो कई दिनों से फहद और उसके ग्रुप के व्यवहार से नाखुश थी, उस दिन भी अब्रश का इंतजार कर रही थी। जब काफ़ी देर बीत गई और अब्रश न लाइब्रेरी आई और न कैफ़े, तो सबा को चिंता हुई। उसने आसपास देखा, बाकी दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। और फिर उसे याद आया कि किसी ने कहा था अली अब्रश को कुछ कहने आया था। दिल में डर पैदा हुआ। या अल्लाह, वो ई ब्लॉक की तरफ तो नहीं ले गया? सबा दौड़ती हुई नीचे आई। ई ब्लॉक की तरफ आते ही दिल की धड़कन तेज हुई। सुनसान राहदारी, बंद दरवाजे और एक कमरे से आती हल्की सी लड़खड़ाहट। वो एक दरवाजे के पास पहुंची। कान लगाकर सुना तो खामोशी थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। सबा ने जोर से दस्तक दी। अब्रश, अब्रश, तुम अंदर हो? अली, दरवाज़ा खोलो। लेकिन जवाब नहीं आया। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। यूनिवर्सिटी का चौकीदार गश्त पर था। सबा ने तुरंत आवाज़ दी, अंकल, दरवाज़ा बंद है, लेकिन अंदर कोई है, मुझे शक हो रहा है। चौकीदार ने पास आकर देखा और थोड़े संकोच के बाद चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही जो दृश्य देखा वो सबको स्तब्ध कर गया। अब्रश बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी और कमरे में अली का कोई नामो निशान नहीं था। शायद वो पिछले दरवाजे से निकल गया था।
सबा चीख पड़ी, अबरश, या अल्लाह, क्या हुआ तुम्हें? चौकीदार ने जल्दी से यूनिवर्सिटी प्रशासन को सूचना दी। जल्दी ही गार्ड्स, मेडिकल टीम और एक दो प्रोफेसर भी वहां पहुंच गए। अबरश की सांसें चढ़ रही थी मगर वो होश में नहीं थी। उसकी कलाई पर खरोंचों के निशान थे, कपड़े धूल में भरे पड़े थे और उसका दुपट्टा एक कोने में पड़ा हुआ था। किसी ने भी सवाल नहीं किया था कि हुआ क्या, क्योंकि सब समझ चुके थे कि यहाँ इस कमरे में क्या हुआ था। उसे तुरंत नज़दीकी क्लिनिक ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने शुरुआती जांच के बाद कहा कि ये सदमे की स्थिति में है, इसे पूरे आराम की आवश्यकता है। शारीरिक चोटें मामूली हैं लेकिन मानसिक झटका गंभीर है। खबर जंगल में आग की तरह पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई। सबा ने सब सच बता दिया, अली, फहद और उसकी हरकतों का। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को बुलाया और अबरश के परिवार को तुरंत सूचना दी गई। शहरयार हाशमी, जो उस समय एक अहम बिजनेस मीटिंग में था, जैसे ही उसके फ़ोन पर यह खबर आई उसकी दुनिया एकदम से अंधेरी हो गई, सांसें रुकने लगी। मेरी अबरश, मेरी बहन, वो सदमे से चीख पड़ा था। गाड़ी में बैठा पूरे रास्ते खामोश रहा। आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मैं कहाँ था जब वो टूट रही थी। जब वो अस्पताल पहुंचा, अबरश अर्ध बेहोश थी। डॉक्टर ने बताया शारीरिक चोटें संभल जाएंगी, मगर इस घटना से मानसिक प्रभाव का इलाज समय लेगा। आपको इनके साथ रहना होगा, इन्हें एहसास दिलाना होगा कि ये अकेली नहीं है। शहरयार अबरश के सिरहाने बैठ गया, उसका हाथ थामा और पहली बार बरसों के बाद उसकी आंख से आंसू चुपचाप गिरा। वो टूट गया था, दुनिया का वो मजबूत, निडर, बेपरवाह इंसान। अस्पताल में पुलिस आई, जांच हुई। अबरश ने इशारे से कुछ कहना चाहा लेकिन दर्द ने बोलने न दिया। आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरे डर ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया हो। शहरयार हाशमी, जो हमेशा भावनाओं से दूर रहा था, आज उसके भीतर कुछ टूट चुका था। वो उसी कुर्सी पर बैठा था जहाँ पिछले कई घंटे से बैठा हुआ था। उसके हाथ में बहन का हाथ था और आंखों में वो वचन, जब माँ बाप की मौत के बाद उसने ठाना था कि वो अबरश के लिए माँ, पिता, भाई और संरक्षक सब कुछ बनेगा। मगर आज वो खुद को नाकाम महसूस कर रहा था। मैं कहाँ था जब तुम पर कयामत टूटी थी, उसने दिल में कहा। लेकिन वो व्यक्ति जो अपनी नाकामी स्वीकार कर ले, वही उससे सबक भी सीखता है। और शहरयार हार मानने वाला नहीं था। वो अगले ही पल उठा और फ़ोन निकालकर अपने सबसे भरोसेमंद आदमी हमजा को बुलाया। फहद, अली और उनके आसपास जो भी लोग हैं, उनकी पूरी जानकारी चाहिए मुझे। मोबाइल लोकेशन, हिस्ट्री, सीसीटीवी फुटेज, क्लासरूम के रिकॉर्ड्स, हर चीज़। हमजा तुरंत काम में लग गया था। शहरयार भी चैन से नहीं बैठ पाया। उसने यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ से सीधे बात की और अपनी पहुंच से कई दरवाजे खुलवा दिए। पुलिस अपनी चाल से काम कर रही थी। शहरयार ने तुरंत एक अच्छे वकील को बुलाया और एफआईआर करवा दी। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, वासिफ की तरफ। वासिफ शहर से बाहर आया हुआ था, यूनिवर्सिटी में नया था और किसी को खास नहीं जानता था। सीसीटीवी में उसे ई ब्लॉक के पास दिखाया गया। उसी टाइम उसके मोबाइल की लोकेशन भी वहीं रिकॉर्ड हुई थी। यहाँ तक कि अबरश पर आई आखिरी कॉल भी वासिफ के नंबर से थी। यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने कहा कि वासिफ उस दिन क्लास के बाद ई ब्लॉक की तरफ जाता दिखाई दिया था। गार्ड की रिपोर्ट में उसका नाम था। सबा ने जब वासिफ का नाम सुना तो वो हैरान हुई। नहीं, ये गलत है। उसने मुझे बताया था कि वो उस दिन जल्दी निकल गया था, नौकरी के कागज लेकर। वो सीधे लाइब्रेरी से चला गया था। लेकिन सबा की बात किसी ने नहीं मानी। पुलिस के पास जो भी सबूत थे वे वासिफ के खिलाफ ही दिख रहे थे और शहरयार के दिल में शक खत्म हो गया। उसे पूरा यकीन हो गया कि वासिफ ही है जिसने उसकी मासूम बहन को इस हालत में पहुंचाया। अब शहरयार शक की हद पार कर चुका था। उसका दिल बदले पर टिक गया। बेगुनाही की बातें मत करो सबा, अगर वो बेगुनाह होता तो इतने सबूत ना होते उसके खिलाफ, उसने सख्त लहजे में कहा। सबा कुछ कहना चाहती थी पर शहरयार की ठंडी सख्ती ने उसे चुप करा दिया। उसे पता था कि अब शहरयार सिर्फ इंसाफ नहीं मांगेगा, वो बदला लेगा और किसी भी कीमत पर सच निकाल कर रखेगा। शहरयार का चेहरा अब पत्थर जैसा कठोर था। वो किसी सफाई पर यकीन नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, इंसाफ। और अगर कानून में रुकावट आई तो वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। अबरश अब भी चुप थी पर शहरयार ने फैसला कर लिया था, अब वासिफ को बड़ी कीमत चुकानी होगी। उस रात शहरयार अपने दफ्तर में बैठा रहा। अबरश की तस्वीरें, उसके स्कूल के सर्टिफिकेट, मैसेज और यूनिवर्सिटी का कार्ड सब मेज पर फैलाकर बैठा रहा। हर तस्वीर में वही मासूम चेहरा दिख रहा था जो अब बेहोशी और खामोशी में बदल गया था। तुमने मेरी दुनिया छीन ली वासिफ,
और अब तुम्हारी दुनिया जलेगी, शहरियार ने तस्वीर पर हाथ रखकर कहा और कमरे में एक सख्त सन्नाटा फैल गया। यूनिवर्सिटी का हॉस्टल हमेशा की तरह इस शाम भी कुछ शांत था। कमरा नंबर 214 बासिफ का हमेशा की तरह साफ सुथरा और किताबों से भरा हुआ था। वो बिस्तर पर बैठा अगले हफ्ते होने वाले टेस्ट की तैयारी में व्यस्त था। उसका व्यवस्थित और शांत स्वभाव उसकी पहचान थी। अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। कौन? बासिफ ने दरवाजे की ओर देखकर कहा। पुलिस, दरवाजा खोलो। एक कड़क आवाज़ सुनाई दी। बासिफ का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। वो उठकर दरवाजा खोलता है तो सामने 3 वर्दीधारी अफसर और एक सिविल कपड़ों में इंस्पेक्टर खड़ा था। बासिफ, यानी असद के बेटे? इंस्पेक्टर ने कागज पर नजरें गड़ाए हुए पूछा। जी मैं हूँ, क्या बात है? इंस्पेक्टर ने बिना झिझक कागज उसके सामने लहराया। आप पर अब्रश हाशमी के साथ दुराचार का गंभीर मामला दर्ज हुआ है। आपको अभी इसी समय हिरासत में लिया जा रहा है। बासिफ को ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म पानी उसके मुंह पर डाल दिया हो। उसका चेहरा अचानक से पीला पड़ गया, होंठ कांपने लगे। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ भी नहीं किया। अफसर ने आगे बढ़कर उसे पकड़ा और उसे हाथ में हथकड़ी पहना दी। मेरी बात सुनिए, मैं यूनिवर्सिटी में ही था, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप गलती पर हैं। वासिफ की आवाज़ तेज होने लगी, लेकिन हॉस्टल के कॉरिडोर में सिर्फ खामोशी और लड़कों की फुसफुसाहटें थीं। कमरे के दरवाजे खुलने लगे। हॉस्टल के बाकी छात्र भी बाहर निकल आए। सबकी आंखों में हैरानी और फुसफुसाहटें थीं। यार, वही बासिफ, वही सीधा साधा लड़का? नहीं, मुमकिन नहीं कि उसने ये सब। हो सकता है यार, क्या पता, मासूम चेहरे के पीछे कुछ और भी छिपा होता है। बासिफ की हथकड़ी में बंधी कलाई को देखकर जैसे सबकी निगाहों में उसके लिए दया और शक दोनों ही साथ में उभरे। कोई भी उसके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं था। पुलिस उसे जबरदस्ती नीचे ले जा रही थी और बासिफ की आंखें फटी फटी सी थी। वो बार बार दोहरा रहा था, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया गया है, मुझे किसी ने साजिश का शिकार बनाया है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस अफसरों को न सुनाई दे रहा था न दिखाई दे रहा था। उनके लिए वो सिर्फ एक आरोपी था जिसे उन्हें लॉकअप में पहुंचाना था। उसी समय एक सीनियर अफसर फोन पर शहरयार हाशमी को सूचना देता है। सर, आरोपी वासिफ को हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया गया है। शहरयार की आवाज़ शांत लेकिन ठंडी थी। बहुत अच्छा, अगला कदम मीडिया तक खबर पहुंचाओ, उसे दुनिया के लिए सबक बनाओ। दूसरी ओर वासिफ के कमरे की लाइटें बुझ गईं। उसके सपने, उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई सब किसी निर्दयी आरोप की अंधेरी छाया में ढल चुकी थी। अंदर किचन में असद साहब चाय बना रहे थे। उसी समय गेट पर जोर से खटखट हुई। आमना बीबी चौंक कर उठी। अल्लाह भला करे, इतनी जोर से कौन दरवाज़ा खटखटाता है? दरवाज़ा खुला तो बाहर उनके पड़ोसी राशिद चाचा और उनका बेटा रिजवान खड़े थे। रिजवान के हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर घबराहट। आपा, जल्दी से टीवी खोलो, तुरंत अभी। बासिफ को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसका नाम न्यूज़ पर आ रहा है। आमना बीबी के हाथ से तस्वीर गिर गई और वो तुरंत अंदर की तरफ दौड़ी। असद साहब हैरान होकर उनके पीछे भागे। रिजवान ने जल्दी से मोबाइल उनके सामने रखा। एक लोकल न्यूज़ चैनल लाइव चल रहा था। यूनिवर्सिटी हॉस्टल से एक छात्र की गिरफ्तारी, जिस पर अपनी साथी छात्रा अब्रश हाशमी के साथ दुराचार का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम बासिफ बिन असद है, जो हाल ही में दूसरे शहर से पढ़ाई करने आया था। टीवी स्क्रीन पर वासिफ की तस्वीर भी दिखाई दी। हाथों में हथकड़ी, चेहरा पीला, आंखों में आंसू और एकदम हैरानी। आमना बीबी चीखकर फर्श पर बैठ गईं। या अल्लाह, ये झूठ है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। असद साहब का रंग पीला पड़ गया। वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े थे। ये कोई गलतफहमी है, ये किसी साजिश का नतीजा है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वे दीवार के साथ लगकर बैठ गए। उनके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, सांसें उखड़ रही थीं। आमना बीबी अर्ध बेहोशी की हालत में रोते हुए बस एक ही बात दोहरा रही थीं, मेरे बासिफ पर इल्ज़ाम लगाया गया है, किसी ने फंसाया है उसे। या अल्लाह, इंसाफ कर। मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होने लगीं, कुछ दुख जताने, कुछ तमाशा देखने। एक पड़ोसन शाइस्ता बीबी ने कहा, आप धैर्य रखें, हो सकता है गलती हो गई हो। आमना बीबी की चीख निकली। गलती? किसी की इज्जत, किसी की परवरिश, किसी की माँ के सपनों पर उंगली उठाना गलती है? उसी समय पुलिस की गाड़ी मोहल्ले में दाखिल हुई। मोहल्ले वाले दरवाजों से झांकने लगे। पुलिस ने दरवाजे पर खटखट की। असद साहब कांपते हाथों से बाहर आए। इंस्पेक्टर ने औपचारिक अंदाज में कहा, हमें वासिफ के कमरे की तलाशी लेनी है। आमना बीबी बीच में आ गई। क्या है तुम लोगों को? अभी तो उसे पकड़ा है, अब घर में क्या ढूंढ रहे हो? इंस्पेक्टर ने नज़रें घुमाई।
ये कानूनी कार्रवाई है बीबी, अगर बेगुनाह होगा तो अदालत छोड़ देगी। कमरे की तलाशी ली गई, अलमारी, बैग, किताबें, लैपटॉप, यहाँ तक कि दराज तक खंगाल दी गई। हर चीज़ उलट पुलट कर रख दी गई। कुछ घंटों के बाद एक और लोकल चैनल पर यह खबर चली, आरोपी के कमरे से कुछ संदिग्ध कागजात और लैपटॉप डेटा कब्जे में ले लिया गया है। जांच जारी है। खबर जैसे खंजर की तरह आमना बीबी के सीने में उतर गई। असद साहब ने सिर पकड़ लिया। उनके आंसू अब संयम के बंधन तोड़ चुके थे। वो रात इस घर में खामोशी की रात नहीं थी। एक माँ की सिसकियाँ, एक पिता का टूटता गर्भ और एक परिवार की इज्जत का अंतिम संस्कार थी। और कहीं दूर एक जांच कक्ष में बासिफ लगातार दोहरा रहा था, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। रात के 10 बज चुके थे। अस्पताल का माहौल शांत मगर भारी था। शहरयार अभी भी अब्रिश के बाट से बाहर निकलकर अपने ऑफिस पहुंचा था, जहां उसका भरोसेमंद आदमी हमजा पहले से कुछ फाइलें और एक लैपटॉप के साथ इंतजार कर रहा था। क्या पता चला? शहरयार ने बिना किसी परिचय के पूछा, लहजा ठंडा मगर आदेशपूर्ण। हमजा ने एक फाइल शहरयार के सामने रखी। सर, लड़के का नाम बासिफ है, पूरा नाम बासिफ असद, गुरुग्राम से आया है, यहाँ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता है, मास्टर्स का स्टूडेंट है, फाइनल सेमेस्टर में है। शहरयार ने चुपचाप फाइल खोली। उसमें एक प्रोफाइल तस्वीर, स्टडी रिकॉर्ड और परिवार की जानकारी लिखी हुई थी। घर? शहरयार ने प्रश्न भरी नज़रों से देखा। मध्यम वर्ग का घर है सर। पिता असद हुसैन एक सरकारी विभाग में क्लर्क हैं, माँ आमना बीबी एक गृहिणी हैं, एक छोटा भाई दानिश जो अभी नौकरी की तलाश में है और एक बहन आयशा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। हमजा ने विस्तार से बताया। वासिफ खुद भी पार्ट टाइम जॉब करता रहा है, स्कॉलरशिप पर पढ़ता है, बहुत साधारण जीवन जी रहा है। शहरयार की उंगलियां फाइल के पन्नों पर फिसल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरम भाव नहीं था। तो वो इन सबके बीच दरिंदा कैसे बन गया? उसने खुद से कहा, जैसे खुद को समझा रहा हो। हमजा ने धीरे आवाज़ में कहा, सर, उसके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत हैं, लेकिन उसके परिवार को जब पता चला तो वो लोग हक्का बक्का रह गए। शहरयार की नज़रें एक पल के लिए ठहर गईं। उसने एक तस्वीर उठाई जिसमें वासिफ अपने भाई के साथ जन्मदिन का केक काट रहा था। बहुत ही साधारण सा मंजर था, एक छोटा सा कमरा, सादी सी मेज, मोमबत्तियाँ और चेहरों पर सच्ची खुशी। ये चेहरा, इसके पीछे इतना अंधेरा कैसे छुपा हो सकता है? शहरयार ने खुद से कहा। हमजा ने अपनी बात जारी रखी, सर, उसके माँ बाप की हालत बहुत ख़राब है, खासकर उसकी माँ आमना बीबी। वो सदमे से बोल भी नहीं पा रही हैं। शहरयार ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर तुरंत चौंक कर सीधे होकर बैठा, जैसे उसके दिल में सहानुभूति की एक झलक उठी हो, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। मेरी बहन भी 2 दिन से आंखें नहीं खोल रही हमजा। उनके आंसू मेरी सहानुभूति के हकदार नहीं। उसकी आवाज़ में कठोरता और फैसला झलक रहा था। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो भी है वो एक सामान्य परिवार है, बहुत साधारण और सम्मानित। शहरयार ने गहरी सांस ली और मेज पर पड़ी फाइल को बंद कर दिया। उसके चेहरे पर उलझन, दर्द और जिद की मिलीजुली परछाइयाँ थीं। उसने उठकर खिड़की के पार अंधेरे आसमान को देखा। कभी कभी लगता है कि सच बहुत गहरा दफन होता है और जो सामने होता है वो हमेशा हकीकत नहीं होता। लेकिन अगर वासिफ दोषी है तो उसका परिवार उसे बचा नहीं पाएगा, और अगर वो बेगुनाह है। वो पल भर को रुका, जैसे कोई अनदेखा सवाल उसके दिल में चुभ रहा हो। तो उसे भी ये जानना होगा कि मेरे जैसे भाई का दर्द कैसा होता है। हमजा चुप रहा। उसे पता था शहरयार का दिल पत्थर हो चुका है, लेकिन एक छोटी सी दरार कहीं ना कहीं जरूर है। सवाल ये था, क्या सच उस दरार को खोल सकेगा, या वो भी अब्रिश की खामोशी की तरह हमेशा बंद ही रहेगा। सबा की रातें पिछले कुछ दिनों से उलझन में कट रही थीं, क्योंकि वो जानती थी कि वो लड़का जो हमेशा नरम लहजे में बोलता है, जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा 2 कदम आगे होता है, जिसने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, वो इतना घिनौना अपराध नहीं कर सकता। जब उसे ये खबर मिली कि बासिफ को हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया गया है, वो स्तब्ध रह गई थी। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। लेकिन असली झटका तब आया जब उसने देखा शहरयार खुद ये सब कुछ अपनी आंखों से होते देख रहा था और चुपचाप खड़ा था। कई दिनों तक वो उलझन में रही, लेकिन आखिरकार उसने फैसला किया कि उसे शहरयार से बात करनी है। यूनिवर्सिटी की पार्किंग में शहरयार अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था कि सबा उसके रास्ते में आ गई। शहरयार, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज़। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसके लहजे में मजबूती थी। शहरयार उसे देखकर एक पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर
वही ठंडे से भाव थे जिन्होंने सबा को हमेशा एक अनजाने फासले पर रखा था। सबा, अगर ये वासिफ के बारे में है तो बेहतर है कि तुम चुप रहो। नहीं, मैं चुप नहीं रह सकती, वो एकदम तड़प कर बोली। तुम उसके बारे में जो सोच रहे हो वो सब गलत है। वासिफ ऐसा नहीं कर सकता। वो बेगुनाह है। शहरयार की आंखों में एक पल के लिए चिंगारी सी झलकी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके होंठ सख्ती से दबे हुए थे। तुम्हें क्या लगता है, मैं अंधा हूँ या भावुक हूँ या फिर नासमझ? तुम उस लड़के को जानती हो शायद कुछ महीनों से, और मैं अपनी बहन को बचपन से जानता हूँ। वो इस दिन अपनी हालत में नहीं थी। उसने खुद को बचाने की कोशिश की। उसकी तकलीफ मैंने अपनी आंखों से देखी है। लेकिन सबूत? सब एकदम रुहासी होकर बोली। क्या सिर्फ कैमरे की लोकेशन और एक कॉल ये साबित करती है कि वो दोषी है? क्या तुमने सोचा वो किसी के जाल में भी तो फंस सकता है? शहरयार ने कड़वी हंसी हंसी। जाल? और ये सब तुम कह रही हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी ये बातें उसकी फैमिली को कैसे बचाती हैं? इसी बीच शहरयार का फ़ोन बजा और वो उससे सुनने के लिए वहाँ से थोड़ी दूर पर हट गया। उसी समय पीछे से फहद आया, जो कई दिनों से सबा पर नज़र रख रहा था। वो बड़ी अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ बोला, सबा, अगर ज़्यादा सच्चाई की तलाश में निकल गई तो वासिफ के अलावा तुम्हारी अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ सामने आ सकता है। तुम जानती हो ना तुम्हारे पिता कहाँ काम करते हैं और उनका किन किन से संबंध था? सबा एक पल के लिए चकरा गई। वो जानती थी फहद सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, उसके पास सच में कुछ था जो वो इस्तेमाल कर सकता था। फहद जा चुका था और वो गुमसुम खड़ी थी। सबा, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बहन के अपराधी के पक्ष में बोलने का कोई हक नहीं। अगर तुम अपनी हदों का ध्यान नहीं रखोगी तो बेहतर है कि मेरे रास्ते से दूर रहो। सबा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने शहरयार से कुछ कहना चाहा, लेकिन जबान जैसे बंद सी हो गई थी। उसने एक नज़र शहरयार के चेहरे पर डाली जो पत्थर की तरह सख्त था। ना कोई नरमी, ना कोई सवाल, ना उम्मीद। वो चुपचाप पीछे हट गई। अस्पताल के कमरे में चुप्पी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। एंटीसेप्टिक की तेज गंध, लगातार बीप बीप करती मशीनें और सफ़ेद चादरों में लिपटा वो शरीर, ये सब शहरयार के नसों पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। अबरश 3 दिन से कोमा में थी। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन असंगत और कमज़ोर। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे जिंदगी धीरे धीरे उससे छीनती जा रही हो। शहरयार उसके पास बैठा, उसका हाथ थामते चुपचाप उसे देखता रहा। उसे बहन की हर सांस में अपनी बेबसी का जहर घुलता महसूस हो रहा था। कुछ पल पहले ही डॉक्टर कमरे में आया था। उसने फाइल बंद करते हुए संक्षिप्त लेकिन गंभीर शब्दों में कहा था, हम दुआ कर रहे हैं लेकिन पेशेंट की हालत अभी भी गंभीर है। अगले 24 घंटे नाजुक होंगे। शहरयार की आंखों में एक पल के लिए धुंध सी छा गई। उसके दिमाग में उसके माँ बाप का वो वचन गूंजने लगा जो उसने उनकी मौत के बाद अब्रश से किया था कि वो कभी भी उस पर आँच नहीं आने देगा। और आज उसने खुद से पूछा, आज वो मेरे सामने बेजान पड़ी है और मैं कुछ नहीं कर सका। वो एक झटके से उठकर खड़ा हुआ। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, जैसे अंदर कोई लावा उबल रहा हो। कमरे से बाहर निकलकर उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हमजा? जी सर। वासिफ यूनिवर्सिटी में किस किस से मिलता था? उसके आसपास कौन है? जी सर, काम हो रहा है। और सुनो, शहरयार की आवाज़ अब लोहे जैसी थी, मैं वासिफ की बहन को ढूंढना चाहता हूँ, आज अभी, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, समझ गया। कॉल बंद हुई और शहरयार ने मुट्ठियाँ कस लीं। उसका चेहरा पत्थर जैसा कठोर था। आंखों में ना तो दया की जगह थी और न आंसू, सिर्फ बदले की चमक थी। उसने फिर अब्रश के कमरे की ओर रुख किया। उसकी सांसें अभी भी धीरे धीरे चल रही थीं। उसका चेहरा देखकर शहरयार के अंदर घाव और भी गहरे हो गए। वो धीरे से उसके पास आया, कान के पास झुककर बोला, तुमने बचपन में कहा था ना मुझसे कि भाई तुम मेरे हीरो हो, तो आज वो वक्त आ गया है अब्रश। अब तुम्हारा भाई वही बनेगा, मगर सिर्फ तुम्हारा नहीं, हर उस बहन का जो जालिम की दरिंदगी का शिकार हुई। फिर उसने जेब से वो तस्वीर निकाली जिसमें अब्रश नन्ही सी बच्ची थी और शहरयार ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। मैं वादा करता हूँ जो पल तुमसे छीना गया, मैं वासिफ और उसके जैसे हर दरिंदे से छीन लूँगा। उसकी दुनिया भी इसी तरह जलाई जाएगी। अस्पताल के बाहर शाम का अंधेरा फैल रहा था, लेकिन शहरयार की रूह में उठते तूफान को न कोई रात, न कोई दुआ, न कोई सफाई रोक सकी। यूनिवर्सिटी की दोपहर आमतौर पर जैसी होती थी वैसी ही थी। क्लासें चल रही थीं, कॉरिडोर में छात्र छात्राएं हंसी मजाक में बिजी थे और लाइब्रेरी के आसपास सन्नाटा था। मगर इसी शोर शराबे के बीच एक निगाह सब पर गड़ी हुई थी, वो निगाह जिसने किसी की बहन को इंसाफ दिलाने की कसम खा रखी थी।
आयशा जो अपनी क्लास से बाहर निकली थी, कैफे की ओर जा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही वो राहदारी से कैफे में दाखिल हुई, दो अजनबी लड़के उसके रास्ते में खड़े हो गए। माफ कीजिए, आपका बैग गिर गया, एक ने कहा, और जैसे ही वो पीछे को मुड़ी थी, दूसरे ने तेजी से नशे वाला रुमाल उसके मुंह पर रख दिया। आयशा ने मुश्किल से एक दबी दबी सी चीख निकाली थी और उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। 10 मिनट के बाद एक काली शीशों वाली गाड़ी यूनिवर्सिटी के पीछे के गेट से तेजी से निकली और शहर की भीड़ में खो गई। किसी को भी पता नहीं चला कि उस गाड़ी में वही लड़की बैठी थी जिसका गुनाह सिर्फ ये था कि वो एक बहन थी। गाड़ी की खिड़की से रोशनी छनती रही और आयशा को होश तब आया जब वो एक आलीशान कमरे में थी। शहरियार हाशमी का तेज थप्पड़ आयशा के नाजुक गाल पर पड़ा था और थप्पड़ की गूंज ने हाशमी बिला के लॉन में मौजूद हर कण को हिलाकर रख दिया था। एक पल के लिए हवा थम सी गई और फिर अगले ही पल नकाब में लिपटी उस लड़की की कराहती आवाज हवा में गूंजी। वो जमीन पर गिरी, दोनों हाथों से चेहरा छिपाए कांप रही थी। तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो, वो पुकार रही थी। बेबसी और डर से उसकी आवाज़ में कंपन साफ सुनाई दे रहा था। शहरियार हाशमी अपनी खास खामोशी और गुस्से भरी आंखों से उसे घूर रहा था। उसने जेब से सिगरेट निकाली, उसे जलाया और गहरा कश लिया, जैसे वो हर उस एहसास को अपने अंदर दबा रहा हो जिसे कभी इंसानियत कहा जाता था। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को मौत की कगार पर पहुंचा दिया है। उसकी आवाज़ धीमी मगर तेज गुस्से से भरी थी। और अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी आयशा। वो झटके से पीछे हटी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ ही पलों में दो गवाह और निकाह ख्वान कमरे में मौजूद थे। आयशा कांपती थरथराती खुद को छुड़ाने की हर संभव कोशिश करती रही, मगर चारों तरफ सन्नाटा था। उसका नकाब उसकी पहचान छुपा रहा था, पर उसकी चीखें सब कुछ बयां कर रही थीं। कबूल है, कबूल है, उसकी टूटी हुई आवाज़ निकली थी धमकियों और बंदूक की नली के साए में। ये निकाह पूरा हो गया था, ऐसा निकाह जिसमें न दिल था न चाहत, बस बदला और डर था। शहरियार ने उस पर आखिरी नज़र डाली और ठंडे लहजे में कहा, अब तुम मेरी कैदी हो। तुम्हारा हर दिन मेरी बहन के दर्द की कीमत चुकाएगा। फिर वो उसे खींचकर मेंशन के एक पुराने स्टोर रूम में ले गया, जहां धूल, अंधेरा और खामोशी उसके नए साथी बन गए। अबरज की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। डॉक्टरों ने शहरियार को साफ बता दिया कि बेहतर इलाज के लिए इसे तुरंत अमेरिका ले जाओ। अगर कोई उम्मीद है तो अमेरिका में ही है, डॉक्टर फरवा ने कहा। शहरियार ने सारी तैयारियां की और 3 दिन के बाद बहन को लेकर अमेरिका रवाना हो गया। पीछे सिर्फ एक बंद दरवाजा रह गया, जिसके पीछे एक लड़की अपनी सांसों के साथ बंद थी। आयशा ने सुना कि वो जा रहा है, पर उसे ये समझ नहीं आया कि वो कब वापस आएगा या फिर आएगा भी या नहीं। अबरज का इलाज आंशिक रूप से सफल रहा। शहरियार अंदर से टूट चुका था, पर अब वो एक और कमी के साथ लौटा था। उस पर अब किसी से सहानुभूति नहीं थी, न अपनी बहन से न खुद से। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी। जब वो वापस आया तो सब कुछ पहले जैसा था, बस एक बात जो वो नहीं जानता था, वो लड़की जो नकाब में थी और जिसे वो बंद करके गया था, आखिर वो कौन थी। शहरियार ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा था। 2 महीने बीत गए और वो वापस भी आ गया था। वो जो उस पर सितम करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर छुपी एक अच्छाई ने उसे ये सितम करने न दिया। लेकिन उसने उसे आज़ाद भी नहीं किया। वो बंद कमरे में घुटती रही, बस टाइम पर उसका खाना पहुंच जाता था। लेकिन 2 महीने में एक भी पल ऐसा ना आया जब उसने नकाब हटाकर उस लड़की को देखने की हिम्मत की हो। अगर वो बस एक पल के लिए उसका चेहरा देख पाता तो शायद उसकी जान निकल जाती, क्योंकि वो चेहरा उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत था। आयशा, वही आयशा जिससे वो सालों पहले एक लाइब्रेरी में मिला था, जिसकी हंसी, जिसकी बातें और जिसकी आंखें आज भी उसके दिल में जिंदा थीं। शहरियार हाशमी उस दिन कारोबारी सिलसिले में दिल्ली आया था और अपने पुराने दोस्त रियान से मिलकर उसकी फार्म के पास ही मशहूर किताबों की दुकान की ओर चला गया था। शहरियार की नज़रें आमतौर पर भीड़ में किसी पर टिकती नहीं थीं, मगर उस दिन कुछ अलग था। लाइब्रेरी के दरवाजे से अंदर आते ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। सफ़ेद चादर में लिपटी, नज़रें झुकी हुई थीं, हाथ में चुनी हुई किताबें पकड़े वो बड़ी सादगी और मोहकता के साथ काउंटर की ओर बढ़ रही थी। ऐसी खूबसूरती जो शोर नहीं मचाती, बस चुपके से दिल में उतर जाती है। शहरियार की चाल एकदम थम सी गई, उसके कदम रुकने लगे, पर दिल किसी अनजानी खिंचाव में खिंच रहा था। कितनी सादा है और कितनी अलग, वो एकदम बड़बड़ाया। आयशा किताबें चुनने में बिजी थी। उसकी उंगलियां बड़े प्यार से पन्ने पलट रही थीं, जैसे उसे शब्दों से बेइंतहा मोहब्बत हो।
और वही शब्द शहरयार की जिंदगी में पहली बार असली मायने लेकर उभरे। रियान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चलें? पर शहरयार की नज़रें अब भी वहीं थीं। कौन है ये? उसने धीरे से पूछा। रियान ने मुड़कर देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, अरे वो तो आयशा है, मेरे पापा की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। बहुत होशियार और कम बोलने वाली लड़की है। अक्सर यहाँ किताबें खरीदने आती है। शहरयार के दिल में एक अजीब सी चमक जागी। कितनी अजीब बात है रियान, हम हजारों चेहरों से गुजरते हैं, पर कुछ चेहरे एक नज़र में रुक जाते हैं, दिल में, याद में और शायद किस्मत में भी। रियान ने हंसते हुए उसका कंधा थपथपाया। तू कब से शायर बन गया भाई? शहरयार हंसा नहीं, बस एक आखिरी बार उस चेहरे को देखा जो उस वक्त जिंदगी के सबसे निश्चिंत लम्हों में था। वो नहीं जानता था ये चेहरा एक दिन उसके सबसे काले पलों में दीपक बनेगा और वही चेहरा उसके बदले की राख से जन्म लेने वाले दर्द की वजह बन जाएगा। अभी बासिफ की गिरफ्तारी का दुख कम नहीं हुआ था कि अब आयशा की गुमशुदगी जैसे परिवार पर आफत बनकर टूटी। जिस दिन से आयशा गायब हुई थी उन्होंने न खाया था, न कोई कमरे से बाहर निकला था। आंखों के चारों ओर काले घेरे, होंठों पर कांपती दुआएं और दिल में धड़कन जैसी बेबसी लिए वो बस एक ही बात दोहराती, मेरी बच्ची कहाँ है? या अल्लाह मेरी बेटी को वापस कर दो। असद साहब पिछले 2 महीनों में जैसे बूढ़े हो गए थे। कभी मुकदमे के कागजात उल्टते, कभी पुलिस थानों के चक्कर लगाते। बासिफ का केस और भी जटिल हो चुका था। न जमानत मंजूर हो रही थी और न किसी तरफ से कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। दानिश, वो सबसे छोटा था, सबसे ज़्यादा कमज़ोर भी, और अब घर के सारे काम उसके कंधों पर थे। दवाइयाँ लाना, माँ की चीखों के बीच उन्हें संभालना, अदालत जाना, वकील से बात करना और सच की तलाश में हर संभव दरवाज़ा खटखटाना। उसकी अपनी ज़िंदगी, उसकी पढ़ाई, उसके सपने सब जलकर राख हो चुके थे। भाई ने कुछ नहीं किया और आयशा मेरी बहन आखिर कहाँ चली गई? ये सवाल हर रात उसे नींद से झकझोर कर उठाता। आयशा की गुमशुदगी की एक एफआईआर दर्ज करवाई गई, पोस्टर छपवाए गए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें फैलाईं, हर जान पहचान वाले से संपर्क किया, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आई। पड़ोसी हमदर्दी दिखाते मगर नजरें चुराकर। कुछ लोग बासिफ के केस और आयशा की गुमशुदगी को जोड़ने लगे थे। बदनामी की हवा चलने लगी। एक इज्जतदार परिवार, एक मिडिल क्लास फैमिली जो इज्जत के साए में जीवन बिता रही थी, अब बातें, सरगोशियाँ और खाली नज़रें उनका मुकद्दर बन चुकी थीं। आमना बेगम अक्सर गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगती, या अल्लाह मेरे बासिफ को बेगुनाह साबित कर दे और मेरी गुमशुदा बच्ची को वापस भेज दे। मैं कुछ नहीं चाहती, बस अपने बच्चों की सलामती चाहती हूँ। दूसरी तरफ अदालत में भी सब कुछ उनके खिलाफ था। बासिफ के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए थे वो इतने व्यवस्थित और प्रभावशाली थे कि वकील भी मायूस होने लगा था और आयशा की गुमशुदगी से मामला और भी रहस्यमय बन गया था। दानिश रोज अकेले बैठकर आयशा की पुरानी तस्वीरें देखता, बासिफ के कमरे में जाकर उसकी किताबें सेट करता और आमना बेगम के घुटनों के पास बैठकर उनके कांपते हाथों को थामता। अम्मी, कुछ नहीं होगा, अल्लाह है ना। भाई भी आएगा और आयशा भी। मगर उसकी अपनी आवाज़ में विश्वास की चमक फीकी पड़ चुकी थी। शहरयार हाशमी की लंबी कद काठी वाले व्यक्तित्व ने धीरे से अंदर कदम रखा। सामने जमीन पर वो घुटनों में सिर छिपाए स्थिर बैठी थी। शहरयार के कदमों की आवाज़ पर वो काँप गई। हल्की सी हलचल हुई। सर उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर नकाब नहीं था और शहरयार को एक जोरदार झटका सा लगा था। वही कंपन, वही हलचल, जैसे लाइब्रेरी में वो किताबों के ढेर के पास झुकी थी। वही पल जब वो पहली बार मिली थी, एक पूरी तरह अजनबी लेकिन दिल में उतर जाने वाली। उसकी आंखों के पर्दे पर दिल्ली की वो लाइब्रेरी चमक उठी, मगर अगले ही पल बहन का जख्मी चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ गया। नहीं, वही चेहरा, वही आंखें, वही मासूम भोली सूरत जो कभी प्यार की पहली आहट बनी थी। शहरयार का दिल धड़कना भूल गया, मगर फिर जैसे किसी ने उसके अंदर तूफान भर दिया हो। वो एक झटके से पीछे हटा, चेहरा लाल हो गया, आंखों में कठोरता लौट आई। मक्कार हो तुम, उसने गुस्से से फुनकारते हुए कहा। तुमने भी बाकी की तरह नकाब के पीछे छिपकर वार किया, मेरी बहन को तोड़ दिया और अब तुम अपनी मासूम शक्ल दिखाकर दया की भीख मांगना चाहती हो। आयशा एकदम से सिहर कर रह गई थी। वो थोड़ा सा पीछे हटी पर हिम्मत नहीं हुई कुछ भी बोलने की। शहरयार का दिल चिल्ला चिल्लाकर कुछ और कहने को चाह रहा था, मगर उसने सिर्फ अपनी आवाज़ को दबा दिया। वो जोर से पलटा, दरवाजे की तरफ दौड़ा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। दरवाजे के पार अंधेरे में उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आंखों में लाइब्रेरी का वो पल अब भी चमक रहा था। काश तुम वो न होती जिसे मैं सजा देना चाहता था, मगर उसने दिल पर पत्थर रख लिया।
कमरे में गहरी चुप्पी फैली हुई थी। सफ़ेद चादरों में लिपटा बिस्तर, गर्दन के नीचे नरम तकिया और उस पर अधखुली आंखों से छत को घूरती अबरश। वो अब कोमा से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी की चमक नहीं थी, जैसे होश के साथ दर्द भी लौट आया हो। कमरे में मौजूद डॉक्टर नर्स उसका ख्याल रख रहे थे। डॉक्टर ने उसकी आंखों में टॉर्च से देखा, नब्ज चेक की और धीरे से कहा, आबरश बीबी, आप हमें सुन सकती हैं? अबरश ने धीमे धीमे सिर हिलाया। अबरश ने आंखें बंद कर रखी थीं, जैसे शरीर का बोझ अभी भी भारी हो। उसकी नज़रें धीरे से खुलीं और छत पर टिक गईं, तो कभी कमरे में मौजूद लोगों के चेहरों पर। एक पल के लिए उसने आंखें खोलकर चारों ओर देखा, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, शायद शहरयार को, या फिर वो नाम, वो चेहरा जिसने उसकी दुनिया बदल दी थी, फहद। उसके होंठ धीरे से कांपे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस खामोश, शांत और डर गई। डॉक्टर और नर्स बाहर चले गए। अबरश को सही होता देखकर शहरयार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो एकदम फूट फूट कर रो पड़ा था। मुझे माफ़ कर दो अबरश, मैंने मम्मी पापा से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ले आया। अबरश कुछ नहीं बोली थी, बस हाथों की उंगलियों से भाई के हाथ को थोड़ा सा दबाया था, और दो आंसू टूटकर तकिए में कहीं खो गए थे। अगले ही दिन उसकी छुट्टी हो गई और वो उसे घर भी ले आया। शहरयार उसका ऐसे ख्याल रखता जैसे वो कोई नाजुक कांच की गुड़िया हो। गाड़ी शहर की व्यस्त सड़कों से गुजर रही थी। बाहर जिंदगी चल रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर एक गहरी चुप्पी थी। अबरश गिरे सूट में थी, उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी, लेकिन आज वो थोड़ी बेहतर लग रही थी। वो चलने फिरने लगी थी और आज पहली बार अदालत जा रही थी, अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने। शहरयार ड्राइविंग कर रहा था, उसकी नज़रें सड़क पर थीं, लेकिन दिल बेचैन था। अबरश, उसने धीरे से पुकारा, क्या तुम पूरी तरह तैयार हो? ये गवाही तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। अबरश ने धीरे से सिर हिलाया। मैं कमज़ोर थी, लेकिन अब और नहीं। कुछ पल की चुप्पी गाड़ी में छाई रही। फिर अबरश ने खिड़की से नज़रें हटाकर शहरयार की ओर देखा। भाई? हाँ बोलो, उसने छोटा सा जवाब दिया। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जो शायद बहुत पहले बताना चाहिए था। शहरयार ने एक नज़र उसकी ओर डाली, फिर गाड़ी की गति कम कर दी। फहद और उसके दोस्त। अबरश की आवाज़ कांपी। वे मुझे शुरू से परेशान करते थे। पहले तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में चुभती हुई नज़रें, फिर मैसेज, कभी रास्ता रोकना, कभी आवाज़ें कसना, और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगे। वो चाहते थे कि मैं उन लोगों से दोस्ती करूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, तो उनके तरीके बदल गए थे। शहरयार का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। और फिर उस दिन अबरश की आवाज़ धीरे धीरे दबने लगी। मुझे झांसे से बुलाया गया और वहाँ जो हुआ सब प्लानिंग थी। फहद और उसके दोस्त मुझ पर झपट पड़े थे। अबरश की बात सुनते ही गाड़ी एक झटके से रुकी थी। शहरयार की आंखों में एक बिजली सी कौंध गई। क्या? उसकी आवाज़ हैरानी, गुस्से और सदमे से कांप रही थी। ये सब फहद ने किया था, बासिफ ने नहीं। अबरश चौंकी। बासिफ? क्या सोच रहे हैं आप? क्या उसने ये सब किया? शहरयार ने दोनों हाथों से स्टीयरिंग थाम ली, जैसे खुद को संभाल रहा हो। आंखों में गुस्सा था, लेकिन अब किसी और के लिए। ओ गॉड, मैंने तो उसकी बहन के साथ बदले में। वो खुद से बात करने लगा, जैसे अंदर से टूट रहा हो। अबरश की आंखों में हैरानी, दुख और सदमा एक साथ उमड़ आया। आपको लगता है बासिफ ने ऐसा कुछ किया? उसने टूटती आवाज़ में फिर पूछा। शहरयार चुप रहा। कुछ पल के बाद उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की। अदालत के बाहर भीड़ जमा थी। मीडिया, रिपोर्टर, सुरक्षाकर्मी, सबकी नज़रें इस हाई प्रोफाइल केस पर टिकी हुई थीं। शहरयार ने अबरश को संभालते हुए अदालत की सीढ़ियां चढ़ीं। अबरश पूरी तरह हिजाब में थी, लेकिन उसकी चाल में अब कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि कॉन्फिडेंस था। 2 महीनों की चुप्पी आज टूटने वाली थी। अदालत का कमरा पूरी तरह भरा हुआ था। जज साहब अपनी सीट पर बैठे थे, वकील अपनी फाइलों में व्यस्त थे। वासिफ को जेल की वर्दी में अदालत में लाया गया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की किरण थी। वो जैसे दूर खड़ी उस नकाब वाली लड़की को पहचानने की कोशिश कर रहा था। जज साहब ने केस की कार्यवाही शुरू की। वकील ने गवाहों को बुलाने की अनुमति ली। जज साहब, मैं अनुरोध करता हूं कि प्रभावित पक्ष मिस अबरश हाशमी को गवाह के रूप में पेश किया जाए। पूरा कमरा शांत हो गया। सबकी नज़रें उस पर्दे में लिपटी लड़की पर टिक गई थीं, जो धीरे धीरे गवाही के कटघरे तक आई थी। शहरयार की नज़रें अबरश पर जमी थीं। वो जानता था कि ये पल केवल बासिफ के लिए नहीं, खुद अबरश के लिए भी अजीब और कठिन है। अबरश ने शपथ ली और अपनी धीमी लेकिन आत्मविश्वासी आवाज़ में बयान देना शुरू किया। मेरा नाम अबरश हाशमी है। 2 महीने पहले मुझ पर हमला हुआ था। इस घटना में बासिफ शामिल नहीं था। वो मुझे बचाने आया था। असली अपराधी फहद और उसके दोस्त थे।
अदालत में सरगर्मी की सरगोशियां गूंजने लगीं। फहद का चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं जानती हूँ कि बासिफ को झूठे आरोप में फंसाया गया है। वो बेगुनाह है और मैं अदालत से अनुरोध करती हूँ कि न्याय दिलाया जाए। जज साहब ने पूरी गवाही सुनने के बाद थोड़ी सोच विचार विमर्श किया था और फिर फैसला सुनाने से पहले कक्ष में चुप्पी बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत ने सभी सबूत, गवाही और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय सुनाया कि बासिफ बेगुनाह है और उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अदालत ने फहद और उसके तीनों साथियों की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया ताकि उन्हें कानून के अनुसार सजा दी जा सके। अदालत का कमरा एक पल के लिए शांत रहा, फिर जैसे हवा में राहत की सांस गूंजी। बासिफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये कमजोरी की नहीं बल्कि धन्यवाद और राहत के थे। अब्रश की नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन दिल संतुष्ट था। शहरयार दूर खड़े होकर धीरे से आंखें बंद कर गया। एक बोझ था जो दिल से उतर चुका था। वो चुपचाप पीछे मुड़ा और अदालत से बाहर निकल गया। शायद अब अपनी गलती के लिए प्रायश्चित का समय शुरू हो चुका था। अब्रश लॉन में बैठी थी। उसके सामने टेबल पर दवा की शीशियां और कुछ रिपोर्ट्स रखी थीं। शाम की हल्की रोशनी में उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ, थोड़ा सोच में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। इतने में शहरयार अंदर दाखिल हुआ। वो रोज की तरह गंभीर था, लेकिन इस बार चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए हों। अब्रश ने नजरें उठाकर अपने भाई को देखा। आप कुछ परेशान लग रहे हैं भाई। शहरयार ने गहरी सांस ली और कुर्सी खींचकर अब्रश के पास बैठ गया। कुछ पल खामोशी में बीते, फिर उसने नजरें झुकाते हुए कहा, अब्रश, मुझे तुमसे एक सच कहना है जो शायद तुम्हें तकलीफ दे, लेकिन अब छिपाना संभव नहीं। अब्रश के माथे पर बल पड़ गए, दिल जैसे ठहर सा गया। क्या हुआ भाई, क्या बात है? शहरयार की आवाज़ भारी हो गई। वासिफ के बदले में मैंने उसकी बहन आयशा को कैद कर लिया, उसे यूनिवर्सिटी से अगवा करवाया और उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। ये कहते ही वो जैसे शांत हो गया। आंखें झुकी थीं, हाथ मुट्ठियों में बंद। लेकिन अब्रश का चेहरा जैसे सुन्न हो गया, आंखें फैल गईं। क्या? वो तेजी से खड़ी हुई। उसकी आंखों में दुख, गुस्सा और बेयकीनी का मिश्रण था। भाई, आपने ऐसा किया क्यों? जबरदस्ती निकाह, अगवा, आपने उस मासूम लड़की के साथ ये सब किया जिसका कोई दोष नहीं था। शहरयार ने अपनी जगह से नजरें नहीं उठाई, जैसे जमीन में धंस जाना चाहता हो। अब्रश की आवाज़ लड़खड़ाने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने तो आपको हमेशा अपना हीरो समझा था, वो भाई जो सही और गलत में फ़र्क जानता है। लेकिन आज आपने वही किया जो फहद ने मेरे साथ किया था। आप में और उनमें क्या फ़र्क रहा? शहरयार का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया हो। अब्रश की आवाज़ में कंपन थी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। मैं तो समझती थी आप मेरे लिए न्याय की निशानी है, लेकिन आप तो खुद किसी और की बेटी के साथ जुल्म कर बैठे। अब्रश ने एक आखिरी नज़र अपने भाई पर डाली और धीरे से रुख मोड़ गई। शहरयार ने हाथ बढ़ाया जैसे उसे रोकना चाहता हो, लेकिन वो चुपचाप लॉन से बाहर निकल गई। शहरयार वहीं बैठा रह गया, सिर झुका हुआ, दिल में एक खालीपन लिए। उसकी बहन की आंखों में आज पहली बार प्यार नहीं, डांट थी। अब्रश खिड़की के पास बैठी शाम के ढलते नज़ारे देख रही थी। आंखों में उदासी, अंदर एक थकान सी बसी हुई थी। इतने में दरवाज़ा हल्के से खुला और शहरयार चुपचाप अंदर आया। उसके चेहरे पर गहरी थकान के निशान थे। वो हाथ थामे हुए किसी को अंदर लाया था और वो थी आयशा। अब्रश ने पलट कर देखा, फिर धीरे से खड़ी हो गई। दोनों की नज़रें मिली, लेकिन होंठ चुप थे। अब्रश, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया। अब्रश की नज़रें आयशा पर थीं, जो झुकी नज़रें लिए चुपचाप खड़ी थी। क्या तुम्हें पता था कि वो बेगुनाह है? शहरयार ने आंखें बंद कर लीं, जैसे हर पल तेज धार की छुरी बनकर उसके दिल में उतर रहा हो। नहीं, मुझे तब पता नहीं था, और जब पता चला तब तक मैं सब कुछ बर्बाद कर चुका था। अब्रश ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और आयशा का हाथ थामा। माफ़ी सिर्फ शब्दों से नहीं मिलती। शायद हम इस दर्द को कहीं पीछे छोड़ सकें। आयशा की आंखों में हैरानी और नमी एक साथ थी। वो पहली बार नज़रें उठाकर अब्रश को देख रही थी। मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी चुप्पी ने तुम्हारे ऊपर हुए अन्याय को लंबा किया है। वो एक पल के लिए जैसे थम सी गई, फिर अब्रश ने नज़रें शहरयार की ओर उठाईं। और तुम्हें पता है, बासिफ बेगुनाह था। फहद और उसके दोस्तों ने सब कुछ सोचे समझे योजना के तहत किया था। वासिफ को फंसाया था। शहरयार के चेहरे पर पछतावे का रंग गहरा होने लगा। लेकिन वो अब्रश की आवाज़ भर गई, लेकिन वो मजबूत रही। और आज वासिफ रिहाई पा चुका है। ये सुनते ही आयशा ने चौंक कर अब्रश की ओर देखा। आंखों में खुशी की झलक आई, जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण जाग उठी हो।
अब्रश ने धीरे से आयशा का हाथ छोड़ा और दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। अब तुम दोनों को अपनी लड़ाई खुद खत्म करनी है। मैं सिर्फ न्याय चाहती थी, वो मुझे मिल गया। वो कमरे से बाहर निकल गई। पीछे आयशा और शहरयार चुपचाप खड़े रहे। कुछ पलों के बाद शहरयार धीरे धीरे आयशा के पास आया और उसकी तरफ देखा और नरम स्वर में कहा, चलो। और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दोपहर का समय था। दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला तो सामने शहरयार और अब्रश के साथ आयशा खड़ी थी। वो हिजाब में लिपटी झुकी नजरें लिए बहुत चुप थी। अब्रश ने धीरे से सलाम किया और शहरयार ने नजरें झुकाते हुए अंदर आने की अनुमति मांगी। वासिफ के माँ बाप दानिश और उसकी माँ दरवाजे पर हैरान खड़े थे। वे आयशा को जिंदा देखकर सन्न थे। आंखों में आंसू आ गए। माँ की जबान से बस एक आह निकली, मेरी बच्ची। आयशा ने कांपते हाथों से माँ का हाथ थामा। उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया और फिर सब लोग मेहमान खाने में आकर बैठ गए। हम शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा। हम यहाँ सिर्फ माफ़ी मांगने आए हैं। शहरयार ने धीरे से सामने रखे कालीन पर घुटने टेके और नजरें झुकाते हुए कहा, मैं अपराधी हूँ आप सबका। मैंने भावनाओं में आकर जो किया उसका कोई औचित्य नहीं बनता। मैं बस आप सबसे माफ़ी मांगने आया हूँ। आयशा की माँ के चेहरे पर गहरी पीड़ा के निशान उभरने लगे। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुला और वासिफ अंदर आया। जैसे ही उसने शहरयार को देखा उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरी बहन बेगुनाह थी। मेरी बहन जिसे तुमने ज़बरदस्ती बंदी बनाया और आरोप मुझ पर लगाकर कहा कि मैं किसी की बहन का अपराधी हूँ। मैंने जेल में सड़कर वो वक्त बिताया है। मेरी माँ यहाँ तड़पती रही और तुम अब माफ़ी मांगने चले आए। निकल जाओ, चले जाओ हमारे घर से। आयशा ने नजरें झुका लीं। अब्रश की आंखें भर आईं और शहरयार चुपचाप झुका रहा। फिर अचानक शहरयार ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो उठकर वासिफ की माँ के कदमों में बैठ गया। मैंने आयशा को सिर्फ अपनी पत्नी ही नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी इज्जत भी माना है और मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अगर आप और आयशा अनुमति दें तो। वरना जो भी फैसला हो मैं उसे सिर झुकाकर स्वीकार करूँगा। उसने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। हम 1 हफ्ते तक दिल्ली में ही हैं। आप जो भी फैसला करें मुझे सूचना दे देना। फिर वो धीरे से खड़ा हुआ, अब्रश की कलाई थामी और आयशा की तरफ बस एक नज़र डालकर बाहर निकल गया। आयशा की नज़रें उसके पीछे दरवाजे तक गईं, जहां उसकी चुप्पी में कई सवाल थे। वासिफ अब भी गुस्से में खड़ा था, मगर उसके पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, कभी कभी माफ़ी मांगना भी हिम्मत का काम होता है। आयशा चुपचाप अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। चांदनी बाहर के आंगन में उतर रही थी और हल्की हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी। नीचे आंगन में उसके माँ बाप और भाई बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान, चिंता और गहरे दुख की चादर तनी हुई थी। मैं अपनी बहन को कभी उस व्यक्ति के हवाले नहीं करूँगा जिसने उसे ज़बरदस्ती बंदी बनाया, निकाह किया और हमें अपमानित किया। वो मर्द कहलाने के लायक नहीं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, मगर मैंने उसकी आंखों में शर्मिंदगी देखी है, पश्चाताप देखा है। वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। बेटा, अगर माफ़ी मांगने वाला सच्चा हो तो सजा पर जोर देना कभी कभी अन्याय बन जाता है। वो वापस आया है इज्जत से रिश्ता निभाने। सजा देकर हम क्या पालेंगे? भाई, मुझे भी गुस्सा आता है। मैं जानता हूँ आयशा ने बहुत तकलीफ़ उठाई है, लेकिन मैंने उनकी बहन के लिए उनके लहजे में जो दर्द सुना वो झूठा नहीं था। अगर वो सच में बदल गया है तो शायद उसे एक मौका देना चाहिए। दानिश की बात पर वासिफ चुप हो गया। उसके चेहरे पर अंदरूनी लड़ाई के निशान थे। वो कुछ पल आंखें बंद किए बैठा रहा, लेकिन ना में सर हिलाया। नहीं, मैं अपनी बहन को उस व्यक्ति के पास नहीं भेज सकता। मैं तलाक का केस दायर करूँगा। बेटा, फैसले ज़बरदस्ती के नहीं होते। अगर इस बार भी तुम अपनी बहन पर अपनी मर्जी थोपोगे तो तुम और वो शहरयार बराबर हो जाओगे। अब इस फैसले का अधिकार सिर्फ आयशा के पास है। हम सब कुछ सह चुके हैं। अब जो वो कहेगी वही होगा। हम उस पर अपनी मर्जी नहीं थोपेंगे। आयशा सारी बात सुन चुकी थी। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। चेहरे पर हल्की सी कपकपी थी। वो जानती थी अब फैसला उसके हाथ में है और दिल में उठती पुरानी कड़वाहटों के साथ कहीं अंदर नरमी की एक रेखा भी उभर चुकी थी। आंगन में अभी चुप्पी छाई हुई थी। वासिफ की तेज सांसें, माँ बाप की नम आंखें और दानिश की उलझन सबके चेहरों पर लिखी थी। अचानक सीढ़ियों से धीरे धीरे कदमों की आवाज़ आई। आयशा सफ़ेद शॉल में लिपटी सादगी और गर्मिया के साथ नीचे आ रही थी। उसकी आंखों में शांति थी, मगर चेहरा थकान और बीते 2 महीनों की पीड़ा की गवाही दे रहा था। सबकी नज़रें उस पर ठहर गईं। आयशा ने आकर सबके बीच खड़े होकर नरम मगर मजबूत आवाज़ में कहा, मेरी ज़िंदगी का फैसला अब सिर्फ मेरा होगा।
हाँ, उसने मुझे बंदी बनाया, जबरदस्ती निकाह भी किया, तकलीफ दी, लेकिन उसने मेरी तरफ कभी गलत नज़र नहीं डाली। उसका मकसद सिर्फ हमें पीड़ा देना था, हमें वो दर्द देना था जो उसकी बहन ने सहा। उसकी आंखों में नमी उभर आई। मगर आज उसने माफ़ी मांगी है, सच में पछताया है वो। मुझे नहीं लगता कि वो वही इंसान है जिसने मुझे बंदी बनाया था। वो बदल गया है पापा, और मैं उसके साथ रहने को तैयार हूँ। ये मेरा फैसला है और मुझे लगता है शायद यही मेरे लिए बेहतर है। एक पल के लिए खामोशी छा गई। वासिफ की आंखें लाल हो गईं। वो कुछ बोलने लगा, लेकिन माँ ने हाथ थाम कर रोका। फैसला तुम्हारा है बेटी, और हम तुम्हारे साथ हैं। आयशा चुपचाप हाँ में सर हिलाती है। अबरिश के मुजरिमों को 10 साल की सजा सुनाई गई थी और साथ में 10 लाख रुपये का जुर्माना। अदालत से बाहर निकलते हुए रिपोर्टर्स और कैमरों की चमक थी। वकील पत्रकारों को संक्षिप्त बयान दे रहा था, जबकि शहरियार ने अबरिश से कहा, तुमने हिम्मत की एक नई मिसाल कायम की है। तुमने न केवल खुद को बचाया बल्कि सच को भी जीतने दिया। अबरिश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे सच बताने की हिम्मत उस दिन मिली जब तुमने मेरे सिर पर हाथ रखा था। आज सबके सिर से एक बोझ उतर गया है। आयशा ने एकदम पीछे से आकर कहा, और एक अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है। आसमान पर नारंगी और सुनहरे रंग बिरंगे रंग बिखरे हुए थे। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं पर सरगोशियां कर रही थी। बगीचे में सजे हुए मेजों पर चाय, मिठाई और हल्की संगीत का इंतजाम था। आज कोई खास अवसर न होते हुए भी दिलों में त्योहार जैसी खुशी थी। अबरिश हल्के रंग के कपड़ों में नरम मुलायम मुस्कान लिए सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर अब वो जख्म नहीं थे जो अतीत के दर्द से जुड़े थे, बल्कि एक सुकून था, एक नरमी जो जीवन की नई शुरुआत की निशानी थी। उसके बगल में शहरियार और आयशा बैठे थे। आयशा का चेहरा चमक रहा था। उसके होंठों पर वही मुस्कान थी जिसने कभी लाइब्रेरी में शहरियार को रोका था। शहरियार ने धीरे से उसका हाथ थामा और प्यार से कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी जिद, मेरी गलती मुझे इतना खूबसूरत अंजाम देगी। आयशा हंसते हुए बोली, अंजाम? ये तो शुरुआत है शहरियार, एक नए सफ़र की। उसी समय वासिफ अंदर आता है, सफ़ेद कुर्ते में, नरमी से मुस्कुराता हुआ अबरिश के पास बैठता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। एक चुपचाप सा वादा बंध जाता है दोनों के बीच। मम्मी पापा ने शादी की तारीख तय कर दी है, अगले महीने की 15 तारीख। अबरिश की नज़रें झुक जाती हैं, होंठों पर शर्मीली मुस्कान उभरती है। उसी समय आयशा की माँ ट्रे ली आती हैं और सबको चाय देती हैं। उनके चेहरे पर एक माँ का सुकून और गर्व झलकता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सभी बच्चे एक साथ दिल से खुश हैं, वो आसमान की ओर देखकर कहती है। और यही माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दुआ होती है। अब समय है कि हम नई पीढ़ी को जीने दें, उनकी गलतियों को भी गले लगाएं और उनकी खुशियों को अपना सुकून बनाएं। दानिश सबके बीच आकर कहता है, अम्मी आप बस बताएं शादी का केक किस फ्लेवर का होना चाहिए, बाकी सब इंतजाम मैं देख लूँगा। सबके चेहरों पर हंसी गूंजती है। शाम की नरम रोशनी में एक परिवार जो कई परीक्षाओं से गुजरा आज पूरी तरह संतुष्ट और खुश है। कभी सोचा नहीं था कि जिन रास्तों पर नफरत लेकर निकला था वही रास्ते प्यार की मंजिल तक लेकर आएंगे। यही तो जीवन का सौंदर्य है, जहाँ इंसान बदलता है और समय भी उसका साथ देता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसे ही नई और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।